दोस्तों जल्दी से आप अपने चैनल और गुरुजी को सब्सक्राइब करें और इस घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि आपका इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? और सब बढ़िया होंगे आई होप, है ना? तो हम लोग अभी अपने पोइट्री के आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं। शोशी चंद्र दत्त की पोएम्स रह गई हैं, दो पोएम, एक तो शिवाजी और एक इंडिया करके, है ना? बाकी जिसको ये पता नहीं है उसको बता देता हूँ कि भाई जो आवर कैचुना ट्री की जो पोएम, मतलब जो है पोएम तोरू दत्त की, वो एक्चुअल में मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, लगभग 2 साल पहले बनाई थी मैंने वीडियोस पे, तो चैनल पे मिल जाएगी आपको, है ना? तो मैं वो मेरी तरफ से कंप्लीट है ऑलरेडी, उसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन प्लस पोएम दोनों ऑलरेडी अपलोडेड है। पोएम 2 भागों में अपलोड की हुई है, 2 पार्ट्स में, और एक वीडियो क्रिटिकल एप्रिसिएशन की है, तो आप वहां से देख सकते हो। क्योंकि कुछ लोग अगर इस बात में डाउट करें कि भाई सर ने शिवाजी पढ़ा दिया और कैचुनरी तो पढ़ाई नहीं, तोड़दत्त की को एक ही पोएम पढ़ा के रह गए, तो ऐसा नहीं है। मैं ऑलरेडी आवर कैचुनरी पढ़ा रखा है, मैंने ऑलरेडी अपलोडेड है ना, तो वहां से देख लेना आप लोग। चलो हम लोग आते हैं शिवाजी पोएम पे, शोशी चंद्र दत्त की। पहले थोड़ा ऑथर के बारे में देख लेते हैं ना। ऑथर 1824 में पैदा हुए, 1885 में डेथ हो गई, है ना? ये इनका लाइफ स्पैन था। तो बेसिकली देखा जाए ना, अगर हम लिटरेचर देखो, क्योंकि पहली बात तो ये मेनली हिस्टोरियन थे, साथ में पोएट भी थे, और ऑथर तो है ही, मतलब लेखक तो है, बाकी पोएट और हिस्टोरियन दोनों थे ये, इतिहासकार, है ना? तो इस लिटरेचर की वैसे मतलब इराज में तो मैं बांटूंगा नहीं, बट अगर आप देखना चाहो तो ये जो इरा था ये बेसिकली विक्टोरियन एज स्टार्ट हो गया था, मतलब विक्टोरियन एज चल रहा था वो। कौन सा? विक्टोरियन एज, क्योंकि 1837 से लेके 1901 तक हम विक्टोरियन एज मानते हैं ना, क्योंकि क्वीन विक्टोरिया का एक तरह से रूलिंग पीरियड था, तो इसे विक्टोरियन एज बोलते। तो ये अगर हमसे आप ऐसे चाहते हो कि भाई इसे हम किसी इराम में डाल दे तो विक्टोरियन एज आएगा वो, ठीक है। बाकी जो एज का जो पैटर्न है ना, वो ज्यादातर ब्रिटिश लिटरेचर पर ही लागू होता है। जो ब्रिटेन के राइटर थे, इंग्लैंड के राइटर थे ना, वहाँ की इंग्लिश लिटरेचर, जो ब्रिटेन की लिटरेचर है ना, उसको ज्यादा एजेस में डिवाइड किया गया। वहाँ के राइटर्स को हम एज के अंदर फॉल करते हैं, है ना? हाँ, अब देखो यहाँ पे कि ये भाई बंगाली ऑथर थे, पोएट एंड हिस्टोरियन स्पेशली थे, ठीक है। इन्होंने कई सारे शूडोनेम से लिखा है। शूडोनेम मतलब फेक नेम्स एक तरीके से, जैसे कि जे जी बार्टन, है ना, एंड होराशियो बिकरस्टाफ रॉनी। अब ये क्योंकि इंग्लिश नेम थे, अंग्रेज नेम थे ना। अब ऐसा होता था एक तरह से कि भाई उस वक्त इंडियंस को इतने राइट्स भी नहीं थे, इंडियंस की इतनी कोई वैल्यू नहीं करता था, क्योंकि इंडिया खुद एक गुलाम कंट्री था। तो यहाँ के अगर कोई राइटिंग करेगा, कोई लिखेगा, तो उसकी राइटिंग की मतलब पॉपुलैरिटी गेन करना बहुत मुश्किल काम था, मतलब। तो लोग अक्सर नाम बदल के लिख लेते थे। तो इन्होंने जी ए जी बार्टन के नाम से लिखा पहले, फिर बाद में होराशियो बिकस्टाफ रॉनी के नाम से लिखा। तो ये दो सुडोनिम से इन्होंने अपनी लेखनी स्टार्ट की, पोइट्री वगैरह जो भी लिखते थे ना। और देखो, और ये अंकल थे रोमेश चंद्र दत्त के। रोमेश चंद्र दत्त इनके अंकल थे। रोमेश चंद्र दत्त कौन थे? आरसी दत्त का नाम आपने सुना होगा अगर किसी ने हिस्ट्री पढ़ी हो तो। ये इकोनॉमिक हिस्टोरियन थे। क्या थे? इकोनॉमिक हिस्टोरियन, यानी कि एक तरीके से बोल सकते हो आप अर्थशास्त्र के इतिहासकार, है ना? और ये बड़ी पॉपुलर है हिस्ट्री में, आर रोमेश चंद्र दत्त जी। ये नॉट ओनली हिस्टोरियन बल्कि एक फ्रीडम फाइट, मतलब कांग्रेस के मेंबर बोल सकते हो। कांग्रेस जो पार्टी थी उसके मेंबर थे उस टाइम पे। 1899 में क्या था कि 1999 में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था, यानी अधिवेशन हुआ था, उसमें ये प्रेसिडेंट रहे थे, है ना? तो रोमेश चंद्र दत्त काफी पॉपुलर, आप जो हिस्ट्री के स्टूडेंट है वो पढ़ना, कहीं ना कहीं नाम जरूर मिलेगा इनका, खासतौर पे जो इकोनॉमिक हिस्ट्री है ना, उसके संदर्भ में जरूर मिलेगा रोमेश चंद्र दत्त का नाम, ठीक है। तो ये इनके अंकल थे, मतलब शोशी चंद्र दत्त कौन थे? रोमेश चंद्र दत्त के अंकल थे ये। और देखो अब जो आज की पोएम अपनी शिवाजी, ये एक ऐतिहासिक पोएम है, हिस्टोरिकल पोएम है, जिसमें शिवाजी की वैल्योर, उनकी बहादुरी, उनकी ब्रेवरी की प्रशंसा की गई है, और एक इंसिडेंट को एक्चुअल में बैकग्राउंड बनाया गया है। इंसिडेंट कौन सा था? इंसिडेंट वही था कि जब शिवाजी को पकड़ लिया गया था एक तरीके से, मतलब उनको औरंगजेब के सामने लाया गया, और उनसे ये प्रॉमिस करके लाया गया उनको, मतलब उनको संधि करी थी उनके साथ में, उनको ये प्रॉमिस करके लाया गया था कि औरंगजेब उनको मतलब कैद नहीं करेंगे और उनको पर्याप्त सम्मान देंगे, उस तरीके से लाया गया था। तो शिवाजी आ गए थे औरंगजेब के दरबार में। तो तो दरबार में आए, तो उसके बाद में क्या हुआ, आपको ये कहानी तो बहुत लोगों को पता होगी कि औरंगजेब ने उनको कैद कर दिया था, है ना? और कैद करने के बाद में फिर शिवाजी क्या हुआ था, बड़ी चालाकी से बोलते फूलों की बास्केट में भाग गए थे, ऐसे मतलब कई कहानियां है ना। वहां से निकल गए और उसके बाद में फिर वो लाइफ भर औरंगजेब के दुश्मन रहे और औरंगजेब को परेशान करते रहे, मतलब। तो ये चीजें, ये इसका मतलब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इस पोएम का यही है।
ठीक है, ये पोएम पहली बार एक कलेक्शन आया था बंगाली बुक ऑफ इंग्लिश वर्स 1918 में, उसमें एंथोलॉजाइज की गई थी, मतलब उसमें इंक्लूड की गई थी। ये जो कलेक्शन था ना, इस कलेक्शन में इस पोएम को इंक्लूड किया गया था, सुशील चंद्र दत्त की शिवाजी पोएम को। चलो, अब हम आते हैं मेन पोएम पर। ये भी काफी लंबी पोएम है, एक्चुअली 10 स्टेंजाज हैं। इसमें 2 स्टेंजा ऐसे हैं जो कि अक्सर पोएम में इंक्लूड नहीं किए जाते, परंतु मैंने उनको भी इंक्लूड किया है। मैंने देखा पढ़ने में क्या जा रहा है, पढ़ तो लेते हैं। अगर मान लो उनको कहीं कट कर दिया जाता है, हटा दिया जाएगा तो कोई समस्या नहीं, और अगर गलती से आ गए तो पढ़ा तो मैंने दी है ना, तो आपके लिए बेनिफिट ही होगा, नुकसान कुछ होगा नहीं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, बेसिकली यहाँ पे रिसेप्शन, जब औरंगजेब की कोर्ट में जब शिवाजी का रिसेप्शन हुआ, मतलब उनको रिसीव किया गया, फिर उसके बाद उनको कन्फाइनमेंट जेल में डाल दिया गया, फिर वो भाग गए और हमेशा दुश्मनी निभाई, उसके ऊपर ही मतलब पूरी पूरी पोयम आधारित है। तो देखो, दे लेड हिम टू स्टेटली हॉल। दे कौन? वो लोग जो कि शिवाजी को लाए थे, है ना, पकड़ के। दे लेड हिम टू द स्टेटली हॉल, कि उसको वहां पे ले गए जहाँ पे दरबार था, मतलब स्टेटली हॉल का मतलब यहाँ दरबार की बात है ना। वहां उसको ले गए। बिफोर द रॉयल थ्रोन, किसके सामने? बिफोर मतलब सामने, किसके सामने? रॉयल थ्रोन, शाही जो थ्रोन था, इन सिंहासन, उसके सामने उनको ले गए। वेयर टावरिंग इन द पॉम्प ऑफ पावर द टायरेंट सेट अलोन, जहां पे पॉम्प ऑफ पावर यानी शक्ति के एक तरीके से दिखा, पॉम्प होता है एक तरह दिखावा और वो सब, तो शक्ति का जो दिखावा था, यानी क्योंकि सिंहासन तो शक्ति का दिखावा ही होता है एक तरीके से ना, क्योंकि राजा उस पर बैठता है तो एकदम शक्ति प्रदर्शन वाली चीज है वो ना। तो जो पावर का दिखावा था ना, उसके वो सिंहासन के ऊपर द टायरेंट सेट अलोन, वो तानाशाह अकेला बैठा हुआ था। तानाशाह कौन है? औरंगजेब, वो अकेला बैठा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ एक समझाने की कोशिश की गई है कि भाई जब शिवाजी वहां एंट्री किए, किसमें? दरबार में, तो वहां कैसा सीन था, है ना, वो बताने की कोशिश की जा रही है इस पहले स्टैंजा में। कि भाई स्टेटली हॉल में जब वो पहुंचे तो सामने रॉयल थ्रोन के सामने, शाही सिंहासन सामने वो खड़े थे, और टावरिंग इन द पॉम्प ऑफ पावर, और एक तरह से नशे के दिखावे में चूर, यानी नशे, टावरिंग का मतलब होता है कि टावर, जैसे टावर क्या होता है? टावर होता है मीनार, है ना, उस तरीके से, यानी मीनार की तरह, जैसे ऊंचा, यानी पावर का दिखावा बहुत ऊंचा था, कहने का मतलब ये मान सकते हो ना। द टायरेंट सेट अलोन, तो उस पावर का दिखावा, सिंहासन पर कौन बैठा हुआ था? टायरेंट सेट अलोन, वो तानाशाह बैठा हुआ था। द नाइट्स एंड नोबल्स स्टूड अराउंड, और जो नाइट्स एंड नोबल्स थे, यानी कि नाइट्स आप बोल सकते हो एक तरह के सिपाही, और नोबल्स यानी कि जो मंत्रीगण वगैरह, वो तो नाइट्स और नोबल्स स्टूड अराउंड, वो सब आसपास खड़े हुए थे सिंहासन के, मतलब दरबार में जैसे लाइन लगी होती है उस तरह से खड़े हुए थे। नोबल में मंत्री के अलावा वो लोग भी आ जाते हैं जो कि अच्छे खानदान से बिलोंग करते हैं, और जो राजा के एक तरीके से क्लोज होते हैं, वो भी दरबार में बैठते हैं। ठीक है, एलेट विद हॉटी प्राइड एंड स्लीव्स, अब ये जो सारे नाइट्स एंड नोबल्स हैं, वो सब बड़े ही फूले नहीं समारे, दे आर ऑल एलिटेड विद हॉटी प्राइड, है ना, ऐसा गर्व, घमंड से भरा हुए गर्व से वो फूले नहीं समारे कि भाई शिवाजी को पकड़ के ले आए, शिवाजी को यहाँ ले आए, इस बात से वो बिल्कुल फूले नहीं समारे। एंड स्लेव्स इन गॉर्जियस टिंसल ड्रेस्ड अवेटेड बाय देयर साइड, और साथ में गॉर्जियस टिंसल ड्रेस्ड, जो गुलाम लोग हैं, स्लेव्स, गुलाम लोग हम नौकर चाकर वगैरह हो, है ना, वो क्या है? गॉर्जियस, शानदार, टिंसल मतलब सस्ती चमकदार ड्रेस, यानी शानदार परंतु सस्ती चमकदार ड्रेस, एक तरह से ये एक वो हो गया, मजाक उड़ाते हुए इस्तेमाल किया गया है। टिंसल का मतलब है सस्ता चमकदार, और सामने इस्तेमाल किया है शानदार, तो दो अपोजिट चीज हो गई भाई। जो शानदार है उसका सस्ता, एक सस्ता और चमकदार बोल रहा है, और सामने शानदार बोल रहा है, तो बोल सकते हो कि दो बिल्कुल ही अपोजिट चीज होगी। दोनों का मेल खाना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि जो सस्ती और चमकदार है वो शानदार हो, इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो जो नौकर है वो शानदार सस्ती चमकदार ड्रेस पहने हुए हैं, अवेटेड बाय देयर साइड, और उन नोबल्स और उन नाइट्स के अगल बगल में खड़े हैं। ठीक है, यानी वहां वेट कर रहे हैं वो भी। अब देखो आगे, ही नेल्ट बिफोर द टायरेंट्स थ्रोन, वो झुका उस तानाशाह के सिंहासन के सामने। कौन झुका? शिवाजी। बट कॉट नो कोर्टली स्माइल, परंतु उसको इस अवस्था में देखकर, यहां पर कोर्टली का मतलब है यानी कि जिसमें थोड़ा सा सम्मान हो,
है ना, पोलाइट हो, उस तरह से। परंतु उसे नजर नहीं आई कोई भी कोर्टली स्माइल, यानी ऐसा नहीं था कि जब वो झुक गया, मान लो चलो ठीक है उसने एक्सेप्ट कर लिया, उसने, औरंगजेब एम्परर था उस वक्त पूरे इंडिया का, मतलब वो शहंशाह था, तो भाई शहंशाह के सामने मैंने झुकना एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो इस बात से वहां पे जो लोग खड़े हैं उनके चेहरे पर कोई भी कोर्टली स्माइल नहीं थी, मतलब ऐसा नहीं था कि वो रेस्पेक्ट से भाव से देखें शिवाजी को, है ना, वो रेस्पेक्ट के भाव से नहीं देख रहे थे शिवाजी को, वो तो बल्कि उसका मजाक उड़ा रहे थे, देखो अभी आगे पता चलेगा, है ना। द मोनार्क लुक्ड विद आई ऑफ स्कॉट, जो मोनार्क था, जो जो राजा था, जो एम्परर था, यानी औरंगजेब, वो तो लुक्ड विद आई ऑफ स्कॉट, वो तो एक तरह से नफरत की आंख से देख रहा था शिवाजी, ठीक है। देन डार्कली गेज्ड अ व्हाइल एंड मिनी, और एक तरीके से उसकी जो नजर, डार्कली गेज्ड अ व्हाइल, और कुछ देर तक उसने उसको घूरता रहा, इस तरीके से घूरता रहा जैसे कि उसकी आंखों में शैतानी भरी हुई है या फिर कोई इविल, कोई बुरे इरादे भरे हुए हैं, उस तरीके से घूरता रहा। एंड मिनियंस प्राउड हुज हार्ट्स हैड क्वेल्ड, और जो मिनियंस थे, अब मिनियंस कौन थे, वही छोटे मोटे लोग, है ना, नीचे लेवल के, ठीक है, यानी कि नौकर चाकर ये सब। मिनियंस प्राउड, वो बड़े गर्व से महसूस कर रहे थे मिनियंस कि भाई शिवाजी को ले आया पकड़ के। हुज हार्ट्स हैड क्वेल्ड, उनका दिल तो था ना वो एकदम डर से भर जाया करता था। हुज हर्ट्स हैड क्विल्ड, यानी कि जिनका दिल कभी डर डर से भर जाया करता था, किसके डर से, व्हेन टोल्ड हिज नेम और नेम ऑफ फियर, जब उनके डर का नाम बोल दिया जाता उनके सामने। उनका डर का नाम क्या था, शिवाजी। पहले जब शिवाजी पकड़े नहीं गए थे तो वो एकदम डर का नाम थे सबके लिए, डर का, डर क्या है, शिवाजी है डर तो, है ना, तो वो डर का नाम बने हुए थे, है ना। तो उनके सामने कभी शिवाजी का नाम आ जाता था तो उनका दिल था ना वो डर के मारे भर जाया करता था। नाउ मॉक द वेलिएंट शिवाजी, आज वही मिनियंस, वो नौकर चाकर लोग हैं, वो मजाक उड़ा रहे हैं वेलिएंट शिवाजी, बहादुर शिवाजी का मजाक उड़ा रहे हैं, विद कोल्ड रेस्पेक्ट एंड स्नीयर, और कोई उनके, मतलब उनके मन में कोई रेस्पेक्ट नहीं है। कोल्ड रेस्पेक्ट का मतलब होता है कोई इज्जत नहीं है, एंड स्नीयर, और ऊपर से वो एकदम बोलते हैं ना, स्नीयर का मतलब होता है बेसिकली इस तरह से हंसना कि सामने वाले का मजाक उड़ाया जाए, तो वो मजाक उड़ा रहे हैं। इसमें देखो हार्ट्स हेड, यहाँ पे आप एलिटेशन इस्तेमाल करोगे, मतलब ये एलिटेशन यूज हुआ है यहाँ पे, हार्ट्स हेड, क्योंकि एच जो कि है साउंड है ना, है साउंड वर्ड की स्टार्टिंग में आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो कॉन्सोनेंट साउंड अगर वर्ड की स्टार्टिंग में आए तो एलिटेशन होता है, ठीक है। जैसे कॉट, कोटली, कॉट एंड कोटली में क साउंड आ रहा है, देख, है ना, का साउंड आ रहा है ना, कोट, कॉट एंड कोटली, तो यहाँ पर भी एलिटेशन है, क्योंकि क्या साउंड क्या है, एक कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है। कॉट कोर्टली, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ही कुड नॉट बियर देयर सर्वाइल स्कॉर, अब जो शिवाजी है ना वो सहन नहीं कर पा रहे हैं उनकी सर्वाइल स्कॉर्न। सर्वाइल स्कॉर्न होता है, सर्वाइल का मतलब जो नौकर सर्वेंट जो गुलाम होते हैं उनकी, और स्कॉर्न हो गया एक तरीके से उनकी नफरत, या उनके द्वारा जो डिसरेस्पेक्ट दिया जा रहा है शिवाजी को। तो शिवाजी को ये सहन नहीं हो रहा है कि ये जो लोग खुद ही गुलाम है, ये मेरे मेरी डिसरेस्पेक्ट कैसे कर सकते हैं, है ना। तो सर्वाइल स्कॉर्न उसको कहा गया है कि वो सहन नहीं कर पा रहा है कि ये जो लोग खुद ही गुलाम है, ये मेरी डिसरेस्पेक्ट कैसे कर पा रहे हैं। सर्वाइल स्कॉर्न में ये मतलब एस एस दिख रहा है, परंतु इसमें दोनों में कॉन्सोनेंट साउंड नहीं है, इसमें सर्वाइल है, ये स्कॉर्न है, ये से है, ये ई आ रहा है साउंड, इसलिए ध्यान देना, यहाँ कोई इरिटेशन वगैरह नहीं है, ठीक है। द स्कॉर्न ऑफ वेसल्स लो, अब जो ये जो नफरत है, ये जो बेसिकली सामने नजर आ रही है, ये कैसे लोगों की है, वेसल्स लो, जो खुद ही ऑलरेडी, वेसल मतलब जो मंत्रीगण, जो काम करने वाले एम्प्लॉय या कोई भी उस तरह का जो राजा के नीचे होता है ना, वो खुद ही ऑलरेडी लो हैं, खुद ही इतने निचले स्तर के हैं, और वो डिसरेस्पेक्ट शो कर रहे हैं शिवाजी के प्रति, ये शिवाजी को सहन नहीं हो रहा था। द पैशंस ऑफ हिज स्टबर्न हार्ट वर गैदरिंग ऑन हिज ब्रो, और उनके जिद्दी दिल पर, पैशंस ऑफ हिज स्टबर्न हार्ट, यानी शिवाजी का जो जिद्दी दिल है उसमें वो जुनून इकट्ठा हो रहा है, वर गैदरिंग ऑन हिज ब्रो, एक्चुअली बेसिकली उसके दिल का जो जुनून है कि भाई मुझे तो यहाँ से निकलना है बेसिकली, और वो इकट्ठा हो रहा है, उसका दिल का जुनून कहाँ इकट्ठा हो रहा है, ऑन हिज ब्रो, उसकी ललाट पे, माथे पर, उसके माथे पे वो गुस्सा, वो जुनून नजर आ सकता है जो उसके दिल में है, यानी दिल का गुस्सा जुनून निकल के माथे पे नजर आ रहा है एक तरीके से, ठीक है। हिज बॉसम प्लो विद मैनली स्कार्स द रिकॉर्ड ऑफ हिज फेम, उसकी जो छाती है शिवाजी की, प्लो विद मैनली स्कार्स, उस पे खेपलो मतलब एक तरह से खल जोतना होता है, तो मैनली स्कार्स, है ना, यानी कि मैनली स्कार्स का मतलब उसने युद्ध लड़े हैं इतने सारे, तो घाव बने हुए हैं छाती पे जगह जगह, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि छाती पे घाव की खेती हुई हुई है ना, उनको जोता गया है, एक अच्छी सी इमेज बन रही है, ध्यान रखना, है ना, इमेजरी बहुत बढ़िया है। हिज बॉसम, उसकी जो छाती है उस पे घाव
बने हुए हैं, द रिकॉर्ड ऑफ हिज फेम, और वही एक तरीके से उसकी प्रसिद्धि का रिकॉर्ड भी है कि इतने युद्ध लड़े, मैंने इतनी बहादुरी दिखाई है, मेरी छाती पे इतने सारे घाव बने हुए हैं, ये उनकी प्रसिद्धि का रिकॉर्ड भी है। नाउ हीव्ड विद ऑल द वॉरियर्स wrath, ही वॉज नॉट born टू शेम। अब देखो, वो बेसिकली ये सोचते हैं कि आज तक, हीव्ड मतलब भार उठाना, उन्होंने आज तक उठाया है विद ऑल द वॉरियर्स wrath, एक लड़ाके एक लड़ाके की जो बहादुरी होती है, उसका जो गुस्सा होता है, उसका जो प्रकोप होता है ना, उसका पूरा भार उनके ऊपर है। तो ही वॉज नॉट born टू शेम, और वो शर्मिंदगी महसूस करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। उनके दिमाग में बात है कि मैं आज तक लड़ाका रहा हूं, मैं एक वॉरियर रहा हूं, उस पूरा जीवन जो मैंने वॉरियर बताया है उसका भार मेरे ऊपर है, और इस भार के साथ में मैं यहाँ झुका रहूं या फिर मैं इस दरबार में रहूं, ये मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। तो क्योंकि मैं कोई शर्मिंदगी झेलने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ, क्योंकि यहाँ हर कोई मुझे शर्मिंदा कर रहा है एक तरीके से। तो वो बात उनके माइंड में आ रही है ना। अब देखो आगे, अब ये जो दो स्टेंजाज है ना, ये वाले, ये दो स्टेंजाज एक्चुअल में काट दिए गए हैं काफी सारे पोएट्रीज में से। ये जो पोएम है, मतलब इसके कई सारे वर्जन उनमें से इनको हटा दिया जाता है। मैं इनको पढ़ा देता हूँ, ठीक है। बाकी वैसा कोई नहीं, एग्जाम आ जाए तो बढ़िया है, पढ़ाई दिए, अदरवाइज नहीं आया तो कोई बात नहीं। A fearful light shone in his eyes, its meaning who could tell। अब इसमें एक्चुअल में जो लुक था ना शिवाजी, अब क्योंकि इतनी बेइज्जती हो रही है तो उनका कैसा भाव था वो दिखाई देगा, है ना। A fearful light shone in his eyes, उनकी आंख में एक डर से भरी हुई, मतलब डर पैदा करने वाली, ऐसे भरी नहीं, डर पैदा करने वाली लाइट निकल रही है उनकी आंखों में से, ठीक है। इट्स मीनिंग हु कुड टेल, क्या इसका अर्थ कोई बता पाएगा? कोई है जो बता सकता है इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है बेसिकली, राइटर पूछ रहे हैं, परंतु इसका अर्थ क्या है कि वो गुस्से से भरे हुए हैं। एंड shook his frame and from his lips some harsh expressions fell, और shook his frame, उसकी आंखों में इतना जबरदस्त गुस्से का भाव है, उससे उसकी पूरी बॉडी है ना वो शुक, कांप गई है। एंड फ्रॉम हिज लिप्स, और उसके होठों से सम हार्श एक्सप्रेशंस फेल, कि कुछ कठोर एक्सप्रेशन, बोले ही नहीं है परंतु कुछ कठोर एक्सप्रेशन उसके होठों पे आ रहे हैं, इस तरीके से कि वो कुछ बहुत ही कठोर बातें बोलने वाला है, कुछ कड़वी बातें बोलने वाला है, कुछ खतरनाक, मतलब इस तरह की बातें बोलने वाला है, ऐसे एक्सप्रेशन उसके होठों पे आ रहे हैं। ही स्टेप्ड असाइड, वो साइड में हट गया। हिज पैशंस डार्क अनेबल टू कंट्रोल, उसके जो खुद का जुनून है ना वो कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है ना, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। एंड स्ट्रगल्ड स्टिल बट येट इन वेन टू कर्ब हिज लॉफ्टी सोल, और वो स्ट्रगल कर रहा है, एंड स्ट्रगल स्टिल बट येट इन वेन, परंतु सब व्यर्थ है। टू कर्ब हिज लॉफ्टी सोल, उसकी जो आत्मा है, लॉफ्टी सोल, वो आत्मा जो है ना, यहाँ आत्मा का मतलब बेसिकली उसका आत्म स्वभाव, मतलब उसका स्वाभिमान है, मतलब बेसिकली उसके लिए बोल रहा है कि उसका जो स्वाभिमान है ना उसको दबाना मुश्किल है। कहने का मतलब है वो उस दरबार में है, उस दरबार में उसके साथ में जो अपमान भरा व्यवहार हो रहा है, उस व्यवहार के बाद में उसकी आंखें गुस्से से चमक रही हैं, उसका पूरा शरीर कांप रहा है, और गुस्सा उसकी आंखों पर, मतलब उसके होठों पे भी नजर आ रहा है कि वो कुछ बोल देगा, जैसे वो एक तरफ हट जाता है फिर भी, और उसकी पैशन है वो कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं, उसका मन कर रहा है मतलब बेसिकली यही कुछ कर दूं, है ना। पर उससे स्ट्रगल, संघर्ष करता है, परंतु सब व्यर्थ है, क्योंकि वो अपने स्वाभिमान को तो दबा नहीं सकता, अपनी सोल, आत्मा को तो दबा नहीं सकता। ओवर पावर्ड ही संक अपॉन द ग्राउंड, परंतु अभी वो ओवर पावर्ड हो चुका है बेसिकली, है ना, क्योंकि उसको पता है ये सही टाइम नहीं है, है ना, क्योंकि यहाँ सब लोग उससे ज्यादा पावरफुल है बेसिकली, क्योंकि वो तो अकेला है, यहाँ पूरी सेना है। तो ही संक अपॉन द ग्राउंड, वो एक तरीके से मन में वो ग्राउंड पे डूब गया। कहने का मतलब है कि उसको ऐसा भार फील हो रहा है कि मैं तो ग्राउंड में धंसता जा रहा हूँ, दबता जा रहा हूँ। बट स्ट्रेट रोज अगेन, परंतु फिर से मन में दृढ़ निश्चय करके खड़ा हो जाता है, स्ट्रेट रोज अगेन। दिस इंसल्ट टायरेंट यू शैल रू, ये इंसल्ट, टायरेंट, टायरेंट बोल रहा है तानाशाह राजा को, यानी औरंगजेब को, ये इंसल्ट औरंगजेब यू शैल रू, तुम्हें भुगतनी पड़ेगी इसका, तुम्हें एक तरीके से तुम रिग्रेट करोगे, तुम्हें हमेशा ये पश्चाताप की भावना देखोगे, मतलब तुम पछताओगे जीवन भर, रिग्रेट करो मतलब पछताओगे। दिस इंसल्ट, तुमने जो मेरा अपमान किया है इसको तुम हमेशा पछताओगे। ही नेवर फोन इन वेन, क्योंकि वो शिवाजी कभी भी व्यर्थ में इस तरीके की बातें नहीं करता, ऐसे भ्रकुटी तानते हुए ऐसी गुस्से वाली बात वो व्यर्थ में बकवास तौर पे नहीं करता, वो जो कहता है वो करता भी है ना। इसलिए उसने बोला कि तुम पछताओगे। विद ब्लडी पर्पस इन हिज हार्ट ही स्टूड अलोफ अलोन, है ना, क्योंकि अब उसके दिल में क्या है, ब्लडी पर्पस इन हिज हार्ट ही स्टूड अलूफ अलोन, उसके दिल में जो उसने खून भरा जो उद्देश्य भर लिया है कि अब तो बदला लेना है, वो ब्लडी पर्पस वो दिल में दबाए, ही स्टूड अलूफ, वो अलग खड़ा हो गया अकेला। बट शीथ स्टिल द एवेंजिंग ब्लेड वाज स्लीपिंग इन हिज जोन, परंतु जो उसकी शीथ स्टिल द एवेंजिंग ब्लेड, उसकी बदले
की भावना से भरी हुई ब्लेड तलवार, उसकी जो स्वॉर्ड है तलवार है जिसमें बदले की भावना मतलब भरी हुई है, अब वो अभी भी चुपचाप अपनी मयान में, शीटर मतलब मयान में रखी हुई है। वो स्लीपिंग इन हिज जोन, वो अपनी मयान में सो रही है, क्योंकि वो अभी तलवार निकालेगा नहीं, ये सही टाइम नहीं है ना। उसका पूरा मन जैसे एक्सप्रेशन दिया है ना, पूरा मतलब समझाया है इस स्टेंजा में कि उसके मन में क्या फील हो रहा है। और वो एक तरीके से मोनार्क को चैलेंज कर देता है, उस टायरेंट औरंगजेब को चैलेंज भी कर देता है कि तुम पछताओगे जीवन भर, तुमने जो मेरी इंसल्ट करी है इसकी, है ना। ठीक है, तो ये दो स्टैंजा हमने देख लिए वैसे। इसमें भी देखो कई सारे फिगर ऑफ स्पीच यूज हुए होंगे, बट क्योंकि मैं इस वक्त क्रिटिकल एप्लीकेशन की वीडियो पढ़ाता हूँ ना, उसमें ज्यादातर चीजें कवर कर लेता हूँ, तो यहाँ पे छूट गई होंगी कुछ। चलो आगे बढ़ते हैं। इन डजियोन हाई ही लेफ्ट द कोर्ट। तो अब देखो, इन डजियोन, डजियोन का मतलब बहुत ज्यादा अपमान के साथ में, है ना। उसने इतना अपमान सहन किया, हाय बहुत अपमान सहन किया, ही लेफ्ट द कोर्ट, परंतु सहन करके वो वहां दरबार छोड़ के चला गया। शिवाजी वहां से चला गया। नॉर आज द किंग्स कमांड, और उसने राजा के कमांड का भी मतलब वेट नहीं किया कि मुझे औरंगजेब अपने दरबार से जाने की अनुमति देगा कि नहीं देगा, उसने अनुमति का वेट ही नहीं किया, वो वहां से चला गया। परंतु क्योंकि वो जाता कहाँ, वो वहां से गया था और पीछे से औरंगजेब ने फिर ऑर्डर करके उसको पकड़वा दिया वहीं पे, क्योंकि महल से बाहर तो गया नहीं था, है ना। बट फाउंड हिमसेल्फ डिसीव्ड, परंतु उसके साथ में क्या हुआ, धोखा हुआ, बिट्रेड, उसके साथ में छल हुआ, ए कैप्टिव इन द लैंड, और उसको वहां पे बंदी बना लिया गया। बट हु कैन क्रॉस द फॉक्स वाइल कंट्रोल द ईगल फ्री। परंतु कौन ऐसा है जो फॉक्स लोमड़ी की चालाकी वाइल को पार कर सके, मतलब कौन ऐसा है जो लोमड़ी से ज्यादा चालाक हो सकता है, और कंट्रोल द ईगल फ्री, या फिर आजाद बाज को कौन कंट्रोल कर सकता है, कौन पकड़ सकता है। दो एग्जांपल दी इन्होंने कि ऐसा कौन है, ऐसा कोई भी नहीं है, कहने का मतलब ये है। अब देखो, ये दोनों में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, दिखने में ये क्वेश्चन लग रहे हैं, वो जैसे कि बोलते हैं ना, परंतु ये है रिटोरिकल क्वेश्चन। ये क्या है, ये रिटोरिकल क्वेश्चन है। रिटोरिकल क्वेश्चन क्या होता है, रिटोरिकल क्वेश्चन ऐसा सेंटेंस होता है जो दिखने में क्वेश्चन जैसा हो, परंतु वो क्वेश्चन नहीं है। बेसिकली वो लैंग्वेज को बड़ा चढ़ा के इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है कि वो क्वेश्चन जैसा लगे। तो यहाँ पर देखो, जो क्वेश्चन होता है ना, वो बेसिकली क्वेश्चन में कभी भी खुद का जवाब नहीं होता, अन क्वेश्चन ही किस काम का, इसमें जवाब छुपा हो, ठीक है। तो यहाँ पर तो खुद ही का जवाब है, रिटोरिकल क्वेश्चन जो होता है ना, उसमें खुद में जवाब भी होता है। तो वो बोल रहा है, बट हु कैन क्रॉस द फॉक्स वाइल, ऐसा कौन है जो लोमड़ी की चालाकी से को क्रॉस कर सके, यानी पार जा सके। उसका कहने का मतलब ये नहीं है कि पूछा है कौन है, बल्कि वो बोल रहा है ऐसा कोई भी नहीं है। वो ये बोलना चाह रहा है राइटर कि ऐसा कोई भी नहीं है जो लोमड़ी की चालाकी को पार कर सके और कंट्रोल द ईगल फ्री, या फिर एक आजाद बाज को कंट्रोल कर सके। वो क्वेश्चन नहीं कर रहा, सीधे सीधे बोल रहा है कि इनको नहीं कर सकता कोई, ना तो कोई लोमड़ी की चालाकी से पार, मतलब लोमड़ी को चालाकी में कोई हरा सकता है, और ना ही कोई आजाद ईगल को कैद कर सकता है, पकड़ सकता है, कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, द रॉयल गार्ड्स आर श्रूड एंड ट्रू। अब जो रॉयल गार्ड थे, जो वहां के शाही गार्ड थे, वो तो चालाक भी थे और सच्चे भी थे, वो कोई बिका भी नहीं उनमें से। ठीक है, कि भाई जिसने शिवाजी की भागने मदद करी हो। देखो ऊपर तो यहाँ तक तो बताया, देखो शिवाजी कोर्ट छोड़ के चला गया, परंतु उसके साथ छल हुआ और उसको पकड़ लिया गया, परंतु इसी स्टेंजा में शिवाजी भाग भी गया है ना। क्योंकि इसने जो दो लाइन लिखी ना कि कौन फॉक्स को चालाकी, मतलब फॉक्स की चालाकी को मात दे सकता है और कौन आजाद ईगल को कंट्रोल कर सकता है, वो बेसिकली वो इसलिए बताने के लिए कि शिवाजी वहां से फुर्र हो गया, उड़ गया वो, है ना। तो रॉयल गार्ड बड़े ही चालाक थे, वहां जो बोल सकते गार्ड थे, रक्षक लोग थे, है ना, दरबारी थे, वो बड़े ही चालाक थे, प्लस ट्रू, और सच्चे भी थे। ऐसा भी नहीं कि शिवाजी ने किसी को खरीद लिया हो, नहीं है। बट वेयर इज शिवाजी, परंतु शिवाजी कहाँ है, क्योंकि शिवाजी तो भाग गए। गार्ड्स के होते हुए भी, उनकी चालाकी के बावजूद भी, और वो सच्चे स्वामी भक्त थे गार्ड्स, उसके बावजूद भी शिवाजी वहां से भाग गया। अब देखो, द बर्ड हैज फ्लोन, पक्षी तो उड़ गया। अब यहाँ जो बर्ड है ना, ये एक मेटाफर है। क्या है ये, एक मेटाफर है शिवाजी के लिए, क्योंकि कंपेयर किया गया है शिवाजी को एक पक्षी से, जैसे पक्षी होता है वो उड़ गया आजाद हो जाता है ना, उस तरीके शिवाजी वहां से हट गया। तो एक मेटाफर है, परंतु डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं हुआ, इनडायरेक्ट कंपैरिजन है। मेटाफर में इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है। शिवाजी को सीधा बर्ड बोल दिया है, ऐसा नहीं बोला कि शिवाजी एक बर्ड की जैसे उड़ गया है। ऐसे बोलता तो हम क्या बोलते, सिमिली हो गई है, लाइक या एज जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं ना फिर हम लोग, कैसे बोलते शिवाजी फ्लोन लाइक ए बर्ड, शिवाजी उड़ गए एक पक्षी की तरह, लाइक ए बर्ड, तब तो हम बोलते भाई सिमिली है, ठीक है। परंतु यहाँ पर सीधा ही शिवाजी को क्या बोल दिया, बर्ड, कि बर्ड उड़ गया है। तो ये है मेटाफर। यहाँ भी कंपैरिजन हो रहा है वैसे, शिवाजी को बर्ड की तरह कंपेयर किया गया बर्ड से, परंतु कंपैरिजन छुप गया है, ठीक है। तो यहाँ मेटाफर हो गया कि बर्ड इज फ्लोन, कि बर्ड उड़ गया, नो स्टबर्न केस।
अब कोई भी ऐसा जिद्दी केज नहीं है, कोई भी ऐसा पिंजरा नहीं होता है, इट्स वाइली हार्ट कुड केम, जो इनके चालाक दिल को टेम कर सके। टेम यानी होता है पालतू बनाना। परंतु देखो, जो जानवर पालतू होते हैं, वो पालतू कहने का मतलब इसलिए होता है क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका अर्थ क्या हुआ, यहाँ पालतू की बजाय हम बोलेंगे कंट्रोल, ठीक है। कि कोई भी ऐसा केज पिंजरा नहीं है जो उनके दिल को कंट्रोल कर सके, यानी उनको कोई कैद कर सके, वो तो आजाद हो चुके हैं। अच्छा देखो, एक चीज और ध्यान रखा करो, मैं पढ़ा रहा हूँ जब, आप लोग खुद नोटिस करते रहा करो कि हाँ सर यहाँ पे एलिट्रेशन भी था, यहाँ पे असोनेंस भी था, यहाँ कॉन्सोनेंस भी था। आप गौर करते रहा करो जब मैं पढ़ाऊँ, ताकि आपकी प्रैक्टिस होगी उससे। मैं तो यहाँ चलो छोड़ दूंगा, मैं क्रिटिकल एप्लीकेशन वीडियो में सब कवर करा दूंगा, सब ढूंढ ढूंढ के बता दूंगा कौन सा कहाँ है, कहाँ क्या है। परंतु जब मैं ये पढ़ाता हूँ ना, अब पहले मैं ना सब चीजें एक एक बता देता था यहीं पर ही, परंतु मैंने आजकल थोड़ा कम कर दिया है। वो इसलिए कम कर दिया है, मेरा कारण ये कि आप खुद भी, वो इतनी बार मैं बता चुका हूँ कि अब आप समझ चुके होंगे चीजें कौन सी क्या है। आप खुद भी ढूंढने की कोशिश किया करो मेरे साथ साथ, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तभी देख लो, हाँ यहाँ पे एलिटेशन यूज हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ कैन क्रॉस था, कै यहाँ एलिटेशन था, ठीक है। तो ऐसी चीजें आप मेरे साथ साथ पढ़ते हो तो उसको ध्यान में दिया करो कि यहाँ पे क्या क्या यूज हुआ था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। For deadlier works of death prepare, he comes with sword and flame। अब क्योंकि शिवाजी आजाद हो गए, परंतु अब आजाद हो गए तो बदला तो लेंगे ही, मन में बदले की भावना तो है ही। तो अब आगे जो पोइट समझा रहा है ना, वो एक्चुअल में कि आगे अब उनके मन में किस तरह का बदले की भावना है, उस भावना को समझाएगा आगे के सारे स्टेंजाज में, ठीक है। फॉर डेडलियर वर्क्स ऑफ डेथ प्रिपेयर, ही कम्स विद स्वॉर्ड एंड फ्लेम, कि अब मृत्यु जैसे भयानक घातक काम करने के लिए तैयार है। अब वो एकदम तैयार है, मृत्यु जैसे घातक काम करने के लिए तैयार है। ही कम्स विद स्वॉर्ड एंड फ्लेम, वो अब तलवार के साथ में और फ्लेम लपट के साथ में आते हैं। लपट के साथ में, यहाँ फ्लेम का मतलब उनकी मन का गुस्सा और जुनून है, वो है, ठीक है। तो ही कम्स, वो अब आते हैं स्वॉर्ड और फ्लेम के साथ में। ये फ्लेम जो है ना, ये मेटाफर हो गया है, ठीक है, किसके लिए, गुस्से और जुनून के लिए, ठीक है। तो अब वो बदले की भावना से जब भी मुगलों से लड़ते हैं, जब भी उनसे कोई युद्ध होता है, तो उसमें वो कैसे आते हैं, उसमें अपनी तलवार के साथ में अपना गुस्सा, अपना जुनून लेके आते हैं। ही प्लाई टू ट्रैप विद सटल वर्ड्स, है ना। यू ट्राई, यू प्लाई टू, यू, ये ही, ये जो वाई ये है ना, एक्चुअल में ये प्लूरल फॉर्म है यू का, है ना, बहुवचन रूप। कि प्लाई टू ट्रैप, आप उन्हें फंसाने की कोशिश करते हो अपने शब्दों से। दैट फीबल आर्ट इज वेन, परंतु अब वो कला काम नहीं करेगी, क्योंकि पिछली बार उनको फंसा लिया था शब्दों से। जब औरंगजेब के दरबार में आए थे तो उनसे प्रॉमिस करके लाया गया था कि उनका सम्मान किया जाएगा, उनको कैद नहीं किया जाएगा। अब वो वर्क नहीं करेगा, अब वो शब्द उनके ऊपर काम नहीं करेंगे। अब जब भी युद्ध होता है कहीं पर भी, मतलब पिछली बार उनसे संधि कर ली थी एक तरीके से, है ना, तो धोखा हुआ उनके साथ में। तो दैट फीबल आर्ट, अब वो कमजोर कला है ना, वो व्यर्थ है। कौन सी कमजोर कला, शब्दों में फंसाने की, सटल वर्ड्स। यू प्लाई, प्लाई मतलब होता है कि एक तरीके से किसी से लेन देन करना, कि आप उनको फंसा रहे हो, लेन देन करने की कोशिश कर रहे हो अपने शब्दों में। वो जो कला है ना, अब कमजोर पड़ गई है, अब वो व्यर्थ है। द ट्रस्टिंग बर्ड व्हेन वंस डिसीव्ड विल नेवर ट्रस्ट अगेन, जो पक्षी जिसने आपसे कभी आप पे भरोसा किया, शिवाजी को पक्षी खा गया, अगेन ये मेटाफर है, ध्यान रखना, कि जिस पक्षी ने आप पे ट्रस्ट किया, भरोसा किया, व्हेन वंस डिसीव्ड, एक बार उस पक्षी को अगर आपने छल लिया है, तो विल नेवर ट्रस्ट अगेन, तो वो आप पे दोबारा अब भरोसा नहीं करेगा। समझ गए ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नो नेवर अगेन ही विल क्रॉस द हॉल, अब दोबारा वो कभी भी उस हॉल में, उस दरबार में नहीं आएगा। टू क्रिंज ऑन सर्वाइल नी, दोबारा वहां पे नौकरों की तरह झुकने के लिए, घुटनों पे झुकने के लिए वो नहीं आएगा। बट ऑफ्ट थ्रू बैटल्स डस्की स्मोक हिज रेड, इज ब्लड रेड स्वॉर्ड यू विल सी, जबकि अब अक्सर आपको क्या दिखेगी, बैटल्स डस्की स्मोक, युद्ध के घने बादलों के बीच में, हिज ब्लड रेड स्वॉर्ड यू विल सी, आपको खून में लहूलुहान लाल रंग में, खून के लाल रंग में उनकी तलवार दिखेगी अब आपको। एट मैरी फीस्ट ही मे नॉट ज्वाइन, अब वो किसी भी ऐसी दावत में कहीं पर भी आपको ज्वाइन करते हुए नहीं मिलेगा, दावत में लिप्त होते नहीं मिलेगा, कि एम्पर की दावत में आ गया, कहीं ऐसे मिल गया, या फिर कहीं पर मजे करते हुए नहीं मिलेगा वो आपको किसी भी फॉर्म में। बट थ्रू द वॉर क्लाउड डन्स, आपको कहाँ दिखेगा वो आपको मिलेगा युद्ध के बादलों के बीच में। डन का मतलब ग्रे रंग के बादल, है ना, भूरे, बादल का मतलब बेसिकली युद्ध में होता क्या है, दो चीजें यहाँ पे। युद्ध होता है तो बहुत धूल धक्कड़ सब उड़ता है ना, तो पूरा ऐसा लगता है कि बादल क्रिएट हो गए युद्ध के मैदान में। एक तो वो चीज होती है, और एक युद्ध के बादल होते हैं कि संभावना होना, युद्ध होने की संभावना होना। तो है ना, अब आपको कहीं पर ऐसे आनंद के प्रोग्रामों में मजे लूटते हुए नहीं मिलेगा, अब वो आपको सिर्फ युद्ध के बादलों में मिलेंगे। ओवर गैस्पिंग चीफ्स एंड सोल्जर्स स्लेन ही विल लीड द कार्नेज ऑन, और वह हाँफते हुए लीडर्स के
और जिनका मर्डर हो चुका है उन सोल्जर्स के ऊपर से गुजरते हुए ही विल लीड द कार्नेज, वो सारी तबाही को लीड करेगा, लीडर सबसे आगे तबाही मचाने में वो सबसे आगे रहेगा। ही विल लीड द कार्नेज, कार्नेज होता है कत्लेआम, वो कत्लेआम करने में सबसे आगे रहेगा। सारे चीफ, सारे जो लीडर्स हैं दुश्मनों के, उनके और जो सोल्जर्स उनका कत्लेआम करते हुए, उनकी हत्या करते हुए वो सबसे आगे रहेगा कत्लेआम मचाने में। द ब्रेवेस्ट हार्ट शेल ओन विद ड्रेड, सबसे ब्रेवेस्ट हार्ट शेल ओन विद ड्रेड द फ्यूरी ऑफ हिज रैथ। देखो सबसे बहादुर दिल है ना, वो भी ड्रेड, वो भी डर से भर जाएंगे। द फ्यूरी ऑफ हिज रैथ, वो भी उनके दिल में भी एक तरह डर भरा रहेगा। द फ्यूरी ऑफ हिज रैथ, उनके गुस्से का प्रकोप, उनके गुस्से का प्रकोप का जो डर है ना, वो एक्चुअल में उन ब्रेवेस्ट हार्ट के दिल में आपको दिखाई देगा। देखो ब्रेवेस्ट हार्ट यानी बहादुर दिल। अब दिल थोड़ी बहादुर होता है, इंसान बहादुर होता है, तो हार्ट यहाँ पे क्या है, यहाँ सिनगडकी है। क्या है? सिनगडकी। ठीक है, सिनगडकी पहले मैं बता चुका हूं कि एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसमें बॉडी के किसी एक अंग का इस्तेमाल करके पूरे बॉडी को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ हार्ट का मतलब लोग हैं, कि बहादुर लोग। ठीक है, तो बहादुर लोगों के दिल में भी आपको डर नजर आएगा, शिवाजी के गुस्से का डर, द फ्यूरी ऑफ हिज रैथ, उसके गुस्से का डर। एंड साइट्स ऑफ वो अलोन शेल मार्क द ड्रेड एवेंजर्स पाथ, और वो जहां जहां से गुजरेंगे, शिवाजी जहां से गुजरेंगे, उनका ड्रेड एवेंजर्स पाथ यानी उनका बदले का जो रास्ता है, बदले की भावना का जो रास्ता, उस रास्ते पे आपको केवल एक ही नजारा मिलेगा, साइट ऑफ वो अलोन शेल मार्क। वो मतलब दुख दर्द, केवल दुख, यानी कि क्योंकि हर जगह जाएंगे वो मुगलों को दुख दर्द देंगे अब, है ना, हर युद्ध में हर जगह कहाँ मिलेंगे, मुगलों को परेशान करते हुए मिलेंगे। तो केवल जहां से वो अपने बदले की भावना से गुजरते हैं, क्योंकि बदला सिर्फ वो मुगलों से लेना था उनको, उनके अगेंस्ट में, वो जिस भी जगह मुगलों का आमना सामना वहां होगा, या वो मुगलों को मतलब एक तरह से उनका कत्लेआम करते हुए निकलेंगे, और उनके जो रास्ते पे हमेशा आपको दुख दर्द नजर आएंगे। किसके लिए? विरोधियों के लिए, विरोधियों के दुख दर्द नजर आएंगे, एक तरीके से विरोधी परेशान नजर आएंगे। साइट ऑफ वो अलोन शेल मार्क द ड्रेड एवेंजर्स पाथ, शिवाजी को बोला गया ड्रेड एवेंजर, ऐसा व्यक्ति जिसके दिल में बहुत प्रतिशोध की भावना पल रही हो, और वो जिधर से गुजरेगा वहां पे उसके रास्ते पर बेसिकली आपको दुख दर्द नजर आएंगे, दुश्मनों के दुख दर्द। विद हॉरर म्यूट द वाइफ शैल गेज अपॉन हर मर्डर्ड लॉर्ड, और पूरे डर के साथ में, हॉरर डर से भरी हुई पर म्यूट कुछ ना बोल पाने वाली ऐसी पत्नियां नजर आएंगी, जो कि घूर रही होंगी, शैल गेज किसको घूर रही होंगी, अपॉन हर मर्डर्ड लॉर्ड, कि भाई उसके पति की हत्या कर दी गई है। यहाँ पे मर्डर्ड लॉर्ड, जो कि बहुत से सैनिक होते, मुगलों के सैनिक वगैरह वो सब मारे जाएंगे युद्ध में, वो लगातार बाद में जब भी शिवाजी लड़े फ्यूचर में, तो उन्होंने बहुत से मुगल सेनाओं को परेशान किया, हराया, है ना। तो बेसिकली उसके लिए बताया जाएगा, इससे बहुत से पत्नियां होंगी जो अपने लॉर्ड, अपने मालिक के मर्डर होने पर दुख मना रही होंगी। While yet shallow shall glow, though wet and dim, the unrelenting sword. और yet, अब देखो उल्टा पढ़ते हैं, उनकी जो तलवार है ना, उसके लिए बोला जा रहा है कि while yet shall glow, कि वो चमकेगी, किसके बावजूद, कि भाई वो गीली है और डिम हो चुकी है। एक तरफ तो बोल रहा है कि चमकेगी और दूसरी तरफ है डिम। ठीक है, इसमें पैराडॉक्स भी है, पैराडॉक्स भी है। ठीक है, कि जो ग्लो है, जो चमक रही है, वो डिम कैसे हो सकती है। वो पैराडॉक्स ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें मतलब दो अपोजिट चीज होती हैं, दो अपोजिट घटनाएं हो रही हैं, दो अपोजिट चीजें, परंतु वो मीनिंगफुल है, उनका अर्थ निकलता है ना, वो मीनिंगफुल है, उसको जस्टिफाई कर रहा है राइटर कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, परंतु होती तो बिल्कुल अपोजिट है। आपको लगेगा ये तो बिल्कुल डिफरेंट है, अपोजिट है, फिर ये मतलब कैसे कैसे ये अर्थ कैसे निकल सकता है, ये मतलब ये एक साथ कैसे इस्तेमाल की गई है ना। तो देखो, वाइल येट शैल ग्लो, वो तलवार चमकेगी परंतु वो डिम हो चुकी है, वो मंद भी हो चुकी है। मंद हो गई तो चमकेगी कैसे? देखो मंद ऐसे हो गई है कि इसमें लिखा है दो वैट, कि वो गीली है। गीली किस बात से? खून से गीली है, खून में लथपथ है, इसलिए तलवार की चमक तो अब छुप गई है खून की वजह से, तो इसलिए वो डिम हो गई है, परंतु फिर भी वो चमकेगी। क्यों चमकेगी? क्योंकि खून तो चमकेगा ना। तलवार चमकने का मतलब यहाँ पर बेसिकली अब उस पे लगा खून चमकेगा, तो दो चीजें हैं, वो फिर भी चमकेगी परंतु वो डिम हो गई है। डिम हो गई है क्योंकि तलवार के जो लोहा है वो तो खून से छुप गया है, इसलिए वो चमक नहीं रहा, परंतु वो खून तो चमकेगा। द अनरिलेंटिंग स्वॉर्ड, उनकी जो तलवार है वो कैसी है? अनरिलेंटिंग, कभी ना थकने वाली, कभी ना हारने वाली तलवार है। यहाँ यानी वो शिवाजी की बहादुरी उनकी बात कर रहे हैं बेसिकली, कि वो अब कभी थकेंगे नहीं, कभी हारेंगे नहीं। बेसिकली उनकी तलवार में आपको चमक नजर आएगी, यद्यपि वो गीली है और वो चमक अभी छुप गई है। तो मैंने समझा दिया वो क्या बोलना चाह रहे हैं राइटर। ठीक है, वो ये बोलना चाह रहे हैं जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया। तो अब आगे बढ़ते हैं ना, कि मतलब ये सब युद्ध लड़ते रहेंगे उसके बावजूद भी वो थकेंगे नहीं, बात ये है कहने का मतलब।
ऑन वेंजेंस ही विल बिल्ड हिज नेम, बदले की भावना पे, वेंजेंस बदले की भावना पे वो अपना नाम बनाएंगे। टिल रॉक्स अलाउड रिसाउंड द ग्लोरी ऑफ हिज वेलिएंट आर्म्स, है ना। और चट्टाने भी है ना गूंज उठेंगी, रिसाउंड द ग्लोरी ऑफ हिज वेलिएंट आर्म, बहादुर उनकी भुजाओं की बहादुरी का जो मतलब बखान है, ग्लोरी उसका जो बखान है ना, वो आपको चट्टानों में गूंजता हुआ नजर आएगा। चट्टानों में गूंजने का मतलब हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि इसमें कोई स्पेसिफिक अर्थ नहीं बताया राइटर ने, तो आप ये मान सकते हो कि वो यहाँ चट्टानों का अर्थ निकाल रहे हैं कि जो किले हैं, यानी कि जो मुगल किले हो गए या फिर औरंगजेब के किले, उनको चट्टाने बोल सकते हैं, या उनके साम्राज्य की चट्टाने बोल सकते हैं, वो सब की सब गूंज रही होंगी किसकी बहादुरी से, और ये शिवाजी की बहादुरी से। एंड क्वेक्स द अनकॉन्शियस ग्राउंड, और जो बेहोश पड़ा हुआ ग्राउंड है ना वो भी कांप जाएगा। अब ग्राउंड कैसे बेहोश होता है, यहाँ पर ग्राउंड को पर्सोनिफाई कर दिया गया है, इसका पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण। ग्राउंड को वैसा दिखाया गया है जैसे कोई इंसान बेहोश पड़ा हुआ हो, ठीक है, तो वो चीज है यहाँ पर। तो क्वेक्स हिज ग्राउंड, तो एंड क्वेक्स द अनकॉन्शियस ग्राउंड, कि भाई जो बेहोश पड़ा हुआ ग्राउंड है वो भी कांप जाएगा। टिल इवन द स्कॉर्नर फ्रॉम हिज थ्रोन शैल मार्क द किंडलिंग फायर। अब देखो ये कब तक होगा, जब तक द स्कॉर्नर, वो नफरत करने वाला जो व्यक्ति है, कौन, जो अपने सिंहासन पे बैठा रहता है, फ्रॉम हिज थ्रोन, औरंगजेब के लिए बोला जा रहा है, शैल मार्क द किंडलिंग फायर, जो इस बात को एक्सेप्ट करेगा कि ये जो आग जलाई गई है, यानी जो आग जली है, ये आग किसने जलाई है, मैंने जलाई है। एंड विश दैट ही हैड नेवर स्टिर्ड दैट हॉटी सोल्स डार्क आया, और वो इच्छा जताएगा कि काश मैंने कभी छेड़ा नहीं होता, उसको उकसाया नहीं होता। स्टिर करना मतलब एक तरह से हिला देना, कभी मैंने हिलाया नहीं होता उस हॉटी सोल्स डार्क आया, यानी कि उस, बेसिकली हॉटी सोल बोला गया है यहाँ पर शिवाजी को, कि शिवाजी उस हॉटी सोल की डार्क आयर, उसका जो काला गुस्सा है ना, काश मैंने, उसके दिल का काला गुस्सा है, उसको काश मैंने कभी जगाया नहीं होता, उसे कभी हिलाया नहीं होता, वो आग मैंने कभी काश जलाई नहीं होती। वो इस बात को एक्सेप्ट करेगा एक ना एक दिन, ठीक है। जब तक उसके, जब तक वो एक्सेप्ट नहीं कर लेता तब तक बेसिकली उसके साम्राज्य की बात हो रही थी ये, उसके साम्राज्य की एक एक चट्टान और यहाँ तक कि ग्राउंड, वो सब कांप जाएंगे। चट्टानों में शिवाजी की बहादुरी की जो कहानियां हैं वो सुनाई देंगी, और उसके साम्राज्य की जो ग्राउंड है, उसकी जमीन है, वो भी बेहोश पड़ी हुई एकदम कांप उठेगी। ठीक है बच्चों, ये पोयम यहाँ पे अपनी हो गई है, ठीक है। इसमें से कुछ समझ में नहीं आया हो तो मुझसे बोल देना, ठीक है, मैं समझा दूंगा, और अपने जो कमेंट सेक्शन है उसमें भी। बाकी इसमें मैंने, ऐसा नहीं है, काफी फिगर स्पीच मैंने इसमें बताई भी हैं, कुछ जो रह गई होंगी, कुछ मिस हो गई होंगी, वो मैं जो अपनी वीडियो आएगी ना क्रिटिकल एप्रेशन की, उसमें बता दूंगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और हाँ, तो ओवरऑल एक चीज तो क्लियर होगी क्योंकि आपको बेसिकली इस पोएम को पढ़ के, कि इसमें जो हिस्टोरिकल इंसिडेंट था उसको बैकग्राउंड बनाया, और उसके बाद में शिवाजी की मन में जो प्रतिशोध की भावना थी उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की आधी पोएम में। तो आधी पोएम में तो बेसिकली उनकी प्रतिशोध की भावना को एक्सप्लेन किया गया है, कि आगे फ्यूचर में जब कभी मुगल सेना का सामना हुआ या होगा तो किस तरीके से शिवाजी का रिएक्शन था, उसका, उनका एक तरह से बेसिकली एटीट्यूड क्या था मुगल सेनाओं की तरफ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों। टिल देन गुड बाय, सी यू सून, टेक केयर।